नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, आधारभूत ढांचे की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपने हर बजट में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी है। इस साल फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था, तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खासा महत्व दिया था। अब जब 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो ये माना जा रहा है कि इस बजट के में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फोकस में होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सचिन भानुशाली जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं, जो पूर्व सीईओ हैं गेटवे रेल के और फिक्की की लॉजिस्टिक कमेटी के सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे विजय चौहान जी से, जो कार्यकारी निदेशक हैं डेलॉयट इंडिया के। आपका स्वागत है विजय जी। और शुरुआत में विजय जी आप ही से करूँगा, क्योंकि बात बजट की है और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देश का आधारभूत ढांचा जितना बेहतर होगा, अर्थव्यवस्था देश की उतनी बेहतर होगी। बजट की जब भी बात होती है तो देश के आधारभूत ढांचे की बात भी होती है और सरकार की प्राथमिकता में रहा है। बजट और आधारभूत ढांचे का जो मेल है वो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया मनोज जी आपने। सबसे पहले ये समझने की हमें ज़रूरत है कि देश में जो आधारभूत ढांचा है उसको बनाने में बहुत लोगों का योगदान होता है। सरकार का योगदान है, प्राइवेट सेक्टर का योगदान है, स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल है। कई बार हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है आधारभूत ढांचे के सपोर्ट के लिए। आधारभूत ढांचा भी कई तरह का होता है। कुछ है जो कि अपने आप उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस पूरे चीज़ को देख करके भारत सरकार प्रयास ये करती है कि वो आधारभूत ढांचे जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने आप के लिए पे कर सकते हैं, उनके लिए सरकार एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए, ताकि प्राइवेट कंपनीज खुद ही वो सब सुविधाएं पहुंचा सके जनता को। जैसे कि आप आज देखिए कई एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। रेलवेज़ के कई चीज़ जो हैं अब प्राइवेटाइज हो गए हैं। तो भारत सरकार प्रयास ये करती है कि जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है उसे हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट की तरह से सपोर्ट करें। उसके लिए भी दो चीज़ हो सकता है, या तो टैक्स में कोई कमी दी जा सकती है, या ऐसा किया जा सकता है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, या उसके लिए सरकार कोई गारंटी दे दे। और बाकी जो क्षेत्र हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर को अभी भी लाना संभव शायद नहीं लग रहा है, वहाँ सरकार खुद एंटर करके वो बनाने का प्रयास करती है। लेकिन प्रयास ये होता है कि सब कुछ मिल करके देश में हर साल जो आधारभूत ढांचा है वो बेहतर होता जाए। जी सचिन जी, इस विषय को मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है तो उससे जुड़े कई पहलू सामने उभर के आते हैं। बजट, देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, देश का विकास, जो आधारभूत ढांचा है उस पे ही उसका आधार देश की अर्थव्यवस्था का टिका है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं तब जब पूर्ण बजट पेश होने वाला है संसद में? धन्यवाद मनोज जी। सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मार्केट एक्सेस मिलने के लिए, बाज़ार का एक्सेस मिलने के लिए जो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है वो अहम रहता है। इससे ग्रोथ आएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। और इन सब को यदि हम लोग देखते जाएंगे, अलग अलग पहलुओं में देखते जाएंगे, तो रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज, ये 4 या 5 सेक्टर्स है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी है। अभी इसमें हम लोग यदि दो चीज़ देखें कि एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोड व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमारे पास दूसरा एक विकल्प अभी अवेलेबल है कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली ट्रेन है, और एक ट्रेन में 220 ट्रक का माल जाता है।
और इंडिया जैसे, भारत जैसे बड़े देश के लिए रेल से ट्रांसपोर्ट करना, पर्टिकुलरली भारी माल जो है और लंबे दूरी पे जाने वाला जो माल है वो रेल से ही जाए, इसका हमें सबसे ज़्यादा फायदा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी छोटी छोटी साइज में यदि ट्रांसपोर्टेशन करना है तो एक कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हम लोग कहते हैं, कि जिसमें रोड, रेल और वाटरवेज तीनों में कंटेनर जैसा बिना माल को हाथ लगाए हुए जा सकता है। तो यदि हम इस से प्रक्रिया से, बजट की प्रक्रिया से, यदि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट मल्टी मॉडल टर्मिनल्स और नेटवर्क कैपेसिटी रेलवे की बढ़ाने में लगा दे तो हम लोगों को क्लाइमेट एडवांटेज मिलेगा, हम लोगों को इकोनॉमी की ग्रोथ मिलेगी, हम लोगों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाजार का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा इसमें स्केलेबिलिटी है, क्योंकि आप रोड में कितना भी खर्चा करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में रोड का एक अपना लिमिटेड रोल रहता है। रेल ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया के ड्राई पोर्ट से वेस्टर्न कोस्ट के मैरीटाइम पोर्ट में जाने का 70-80 घंटे का समय जो था वो 24 घंटे में आ गया है। ये होगा तो हम लोगों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो जाएगी, हम लोगों का जो प्रोडक्शन है उसका इंटरनेशनल कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से डेडिकेटेड कॉरिडोर्स 3 सेक्टर के लिए बनाने मेरे ख्याल से जरूरी है। एक तो रेल में हम लोगों को इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग सेक्टर, एक अलग कॉरिडोर बनना जरूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जहां पे हाई स्पीड पोटेंशियल की जरूरत होती है वो एक कॉरिडोर बनना जरूरी है। और माल भाड़ा ले जाने के लिए जहां पे आपको काफी भारी जो एक्सल लोड रहता है उसकी जरूरत होती है, उसके लिए अलग से कॉरिडोर बनने चाहिए। तो जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, वैसा जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और उसके डायगोनल्स बनने हैं, ये यदि कंप्लीट हो जाए और कमोडिटी, पर्टिकुलरली कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर जो लास्ट बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे कहा था, उसको यदि बढ़ोतरी मिल जाए तो इससे काफी फायदा होने वाला है। जी, आपसे मैं जानना ये चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का संकल्प है। दूसरा संकल्प विकसित भारत का है, 2047 तक विकसित भारत बने, प्रधानमंत्री जी के दोनों संकल्प हैं। और इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सरकार ने तमाम महत्वपूर्ण कदम, फैसले लिए भी हैं। जब हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो चाहे रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो या दूसरे सेक्टर्स हों, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं उन 2 संकल्पों के मामले में? इनको 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो ये ढांचा, जैसा कि सचिन जी कह रहे थे, कि मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है। तो हम अगर लार्ज कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये ढांचा लोगों को और माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, देश को एक बनाने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है कि इनका मूल मकसद है 3, कीमत कम हो, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसकी कीमत कम हो, दूसरा समय कम लगे, और तीसरी चीज़ है कि ये सर्टेनिटी आए कि इतने देर में ही पहुंच जाएगा। ये 3 चीज़ों को जो है हमें अचीव करना है जी। इसको अचीव करने से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत तेज बढ़ेगी, लेकिन इसको बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना रोल जो जीडीपी में है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। रोड बनाने में जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो कई सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। अगर देश में रोड बनाने की प्रक्रिया और तेज हो गई तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो जब हम देखते हैं कि देश की आधारभूत ढांचे पे महत्व बढ़ाया जा रहा है तो हम इसको दोनों तरह से देखते हैं जी। उसका एक डायरेक्ट फ़ायदा होता है और दूसरा इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। दोनों फ़ायदे बहुत ज़रूरी हैं और इसका फ़ायदा देश को एक साथ करके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की है। और जैसा सचिन जी कह रहे थे कि अगर समय कम लगेगा और ये टाइम कम लगेगा जाने में, तो हमें अपने देश के प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही बीच में कि देश को जोड़ने की बात जी। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और देश को जोड़ने की बात करते हैं तो इससे क्या तात्पर्य है, क्या परिदृश्य उभर के सामने आता है? 2 चीज़ें सबसे पहले आती हैं। एक कि क्या हम
अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से दूर रह कर के भी बड़े आसानी से बात कर सकते हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन का रोल है, जिसमें हमने बहुत ही डेवलपमेंट हासिल की है। टेलीकम्युनिकेशन हमारे देश में बहुत चीप है, बहुत अवेलेबल है। और दूसरा कि अगर हमारे परिवार का कोई बच्चा बाहर काम करने जा रहा है तो ज़रूरत हुई तो कितने जल्दी आ सकता है। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के बहुत सारे बच्चे बिहार के बाहर रहते हैं जी। अगर उन्हें ये अश्योरेंस है कि छठ के समय में हम बड़े आराम से बिहार चले जाएंगे तो बच्चा भी खुश होता है, परिवार वाले भी खुश होते हैं। इसी तरह की चीज़ें अगर पूरे देश में अवेलेबल हो जाएगी तो हमारे देश का बच्चा एक जगह रहने वाला दूसरी जगह जाकर के काम करेगा और इस तरह से हमारा देश ज़्यादा मजबूती से एक देश बन जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके लिए सरकार ने नेटवर्क के जरिए कई तरह के, चाहे वो डिजिटल की बात हो या सड़कों के निर्माण की बात हो, जल मार्ग की बात हो, तमाम तरह के फैसले सरकार ने अपने पिछले बजट्स में लिए हैं और उसकी उपलब्धियां उभर के सामने भी आई हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा सचिन जी उभर के ये आता है, जब हम बात नेटवर्क की करते हैं तो जाहिर तौर पे रेलवे का जो नेटवर्क है वो देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में और जो हमारी लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे के नेटवर्क को, रेलवे के विकास को और बजट की दृष्टि से रेलवे को आप कैसे देखते हैं? यदि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की हम लोग बात करें तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई, इसके अलावा आपका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कितना रिलायबल है, उसके बेसिस पे आपको जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे आपको वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बनानी पड़ती है। और जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कम रिलायबल हो उतनी ज़्यादा लागत लगती है जी। इसके अलावा यदि जैसे विजय जी ने कहा था कि कम समय में माल पहुंचना जरूरी है, तो यदि आपका ज़्यादा माल का यदि लेट से ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा समय जाता है तो जो वर्किंग कैपिटल रहता है उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो ये तीन कंपोनेंट्स रहते हैं। तो यदि आपका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल हो, फास्ट हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट जो दोनों तरफ वेयरहाउसिंग में और माल कैरी करने में, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में, ये दोनों कम करने में लग जाती है। और इन दोनों का कंपोनेंट जो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में वो सबसे ज़्यादा है। ये जब कम हो जाएगा तो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे आप यदि मान के चलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं तो हमारे यहाँ का जो रोड नेटवर्क है वो एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है। इंटरनेशनली ट्रक या ट्रेलर जो रहता है वो करीबन 24 में से 19 से 20 घंटा चलता है। हमारे यहाँ वो मुश्किल से 12 घंटा चलता है, क्योंकि सिटी के एंट्री एग्जिट के इश्यूज है। इसके अलावा एक ड्राइवर और एक ट्रक का मॉडल है हमारे यहाँ पे सरप्लस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। रेल में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हम लोगों के पास रेल की कैपेसिटी एडिक्वेट हो जाए, पर्टिकुलरली फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांजिट टाइम जो रेल वाला है वो रोड के कंपैरिजन में आधे से भी कम हो सकता है। और यदि ये हो जाए और यदि रिलायबिलिटी आ जाए, जिसके लिए कैपेसिटी की जरूरत है, यदि आ जाए तो हम लोगों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होनी है, उसमें कोई मतलब दो राय है नहीं। लेकिन हुआ क्या था कि जब तक 2017 में ये बजट जनरल बजट में शामिल नहीं हुआ था, तब तक रेलवे एक आर्म्स लेंथ बेसिस पे काम करता था और अपने कारोबार से जितना भी सरप्लस आता था उसी से इन्वेस्टमेंट होती थी। जनरल बजटरी सपोर्ट जो हम लोग कहते हैं, जीबीएस लिमिटेड रहता था। लेकिन 2017 के बाद इसमें काफ़ी अंतर आया है। आपने देखा होगा कि पिछले साल 2,44,000 करोड़ की लागत हुई है, इस साल 2,050 करोड़ इंटरिम बजट में दिए गए हैं। और जो हमारे पास ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में लागत के जो बैकलॉग बचा हुआ है वो अगले 5 साल यदि हम हटा देते हैं और कॉरिडोर प्रिंसिपल पे हम लोग डेवलप करते हैं, तो हमारा एवरेज ट्रांजिट टाइम जो अभी मान के चलिए एवरेज स्पीड रेल पे जो है और रोड पे वो 20-22 घंटे है, वो रेल में आराम से 50-55 तक पहुंच सकता है, 50 से 60 तक पहुंच सकता है। और ये यदि पहुंचेगा और उसके साथ साथ यदि मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जैसे विजय जी कह रहे थे एग्रीकल्चर एंड माइनिंग सेक्टर के लिए इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हम लोग की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। विजय जी, बात जब हम लॉजिस्टिक की करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की करते हैं तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इसका उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक तो देश का विकास तेजी के साथ हो, मंत्रालयों के बीच समन्वय हो और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश की बेहतरी हो। इस योजना को शुरू
हुए कुछ समय हो चुका है, आप इसके परिणाम कैसे देख रहे हैं? और बजट की दृष्टि से अगर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मैं उल्लेख करूं, क्योंकि 16 मंत्रालयों को जोड़ा गया है इसके साथ में ताकि एक समन्वय बना रहे, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तो देश के विकास के लिए समन्वय सबसे जरूरी है, सब काम में, सब मंत्रालय में। और अगर आप कंट्री में ट्रैवल करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि कई सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा गैप रह जाता है जी। वो गैप कई साल से रहता था। पुराने केसेस देखेंगे तो आपको मिलेगा बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वो 5% किसी और मंत्रालय के चलते, किसी और कभी कभी जो है राज्य के चलते रुका पड़ा रहता है। गति शक्ति ने इस समस्या को जो है रियलाइज़ किया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें एक और चीज़ है कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हर जिले से हमें एक प्रोडक्ट निकालना है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसकी एम्फेसिस है कि समन्वय हो और सारे देश में जहाँ जो स्ट्रेंथ हो उसको हम टैप करके इकोनॉमी को प्रोग्रेस कराएं। और उस डायरेक्शन में गति शक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक और नेशनल लॉजिस्टिक्स मिशन या प्लान बना हुआ है। सो इस चीज़ की काफ़ी रियलाइजेशन है और जितना प्रयास इस डायरेक्शन में हुआ है हमें उसका रिजल्ट दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कि जीडीपी के नंबर्स को अगर आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स उस सेक्टर में कितना बढ़ गया है। और हम कंटिन्यूसली अगर 7% ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट और इनेबलिंग दोनों रोल बहुत ज़्यादा है। जी सचिन जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात चाहे निवेश की हो या बात अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे पहलुओं की हो, इंफ्रा जो सेक्टर है उसकी भूमिका को आप जीडीपी के संदर्भ में, क्योंकि देश की जीडीपी का भी मुद्दा हर बार उठता है, एक चर्चा का विषय रहता है, और निवेश का मुद्दा और उसके साथ इंफ्रा सेक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तो यदि आप मान के चलिए इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो एक तो एक्सटर्नल सेक्टर है जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए जितनी हमारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जितना एक्सपोर्ट हमारा ग्रो होगा उतना हमारा इंटरनेशनल अर्निंग्स, डॉलर अर्निंग्स बढ़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हम लोगों को काफ़ी कैपेसिटी डेवलप करनी ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आज भी हम लोगों को जितनी चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ोतरी देंगे और आपकी क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ कंपेयर हो जाएगी और कॉस्ट आपकी इंटरनेशनल कॉस्ट से कम रहेगी, तो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और जीडीपी का मेन हिस्सा यही बनता है कि आपका एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, और सर्विसेज। तो सर्विसेज में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की अपनी, अपना इंटरनेशनल हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होने का मेन कारण सर्विसेज है। लेकिन आज भी हमारा जो भारत में बना हुआ माल है उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ोतरी देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इनबाउंड सप्लाई चेन के लिए और उनका बना हुआ माल पोर्ट तक या मार्केट तक पहुंचाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत उम्मीदें लगाई हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने। और पहले ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी इसी बेसिस पे ये करती थी कि हम लोग कितने मार्केट में पहुंच सकते हैं, वो लिमिट नहीं होना चाहिए। यदि ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से जीडीपी में ग्रोथ में, जैसे विजय जी ने कहा, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन काफी आ जाएगी। जी आप विजय जी कैसे देखते हो कि निवेश और जीडीपी, इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, रोजगार, क्योंकि सरकार का लक्ष्य इंफ्रा सेक्टर जो है उसके जरिए रोजगार के जो अवसर हैं उसको भी जनरेट करने में रहा है। और पिछले हमने सालों में देखा है कि जो जिस तरह से देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, उसका विकास हुआ है, उसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बात चाहे एक्सप्रेस वे की मैं करूं या जल मार्गों की बात की जाए, इस पहलू को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और रोजगार के पहले एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये है विदेशी निवेश की। कि देश की प्रगति में जब कोई एक डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है तो उसमें विदेशी निवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो एफडीआई आती है या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है बिना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, जिसको हम एफआईआई कहते हैं, तो
अगर आप देखिए नावाशेवा जो हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, उस पे जो लेटेस्ट टर्मिनल बना है वो पोर्ट सिंगापुर ने बनाया है। जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, चाहे वो झेवर में हो, चाहे वो नवी मुंबई में हो बन रहा हो, उसमें भी विदेशी निवेश आ रहा है। तो जब विदेशी निवेश आता है तो उससे जो है हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, सो कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि विदेश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे लगाने के लिए मौका ढूंढ रही हैं। वही नहीं, जब वो लगाती हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी और उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी आते हैं। जैसे जैसे सचिन जी ने कहा कि उससे हमारे देश की एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे जाइए तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एयरपोर्ट हमारा बैंगलोर का देखने में उतना ही सुंदर है जितना चांगी है, लेकिन एफिशिएंसी की बात आती है तो बैंगलोर को अभी थोड़ा सा और ग्राउंड कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें जब वर्ल्ड के बेस्ट आके हमारे यहाँ काम करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा जी। उसके साथ जो है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तब बहुत तरह के रोजगार जनरेट होते हैं, रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, सब कुछ। लेकिन आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइए तो एयरपोर्ट बनने के बाद भी जो है, चाहे वो डिजी यात्रा हो या चाहे और तरह की फैसिलिटीज़ हों, प्रणाम सेवा हो, वहाँ पे जो ड्यूटी फ्री शॉप हैं, सो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है दोनों स्टेजेस में जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में और बन जाने के बाद उनको चलाने में। जाहिर सी बात है, जो इंफ्रा सेक्टर है वो निवेश और जीडीपी के साथ साथ रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आगामी बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन सचिन जी, अगर बात मैं रेलवे की करूं खास तौर से, क्योंकि रेलवे को लेके सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू करी। वंदे भारत की बात की जाए या जो स्टेशनों का निर्माण किया गया, पुनः निर्माण किया गया, कई योजनाएं सरकार ने शुरू की। मेट्रो की अगर बात की जाए तो देश का एक कनेक्टिविटी का वातावरण बदला है जी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं आर्थिक संदर्भों में, रोजगार के संदर्भ में, देश के विकास के संदर्भ में? जैसे मैंने पहले आपका प्रश्न था उसके बारे में भी कहा था कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है जी। और इसके अलावा हमारे जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है या फ्रेट ट्रांसपोर्ट है या इंटरसिटी और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, इसमें रेल का जो योगदान है, और पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे 140 करोड़ लोगों की आबादी है हम लोग की, तो आप कितना भी रेल से एयर सेक्टर बढ़ा है, आपको रेल के ऊपर अवलंबन रहना बहुत जरूरी है। और जब तक रेल सेक्टर हम लोग इनके लिए कंफर्टेबल नहीं बनाते हैं तब तक उतनी कैपेसिटी बनानी जरूरी है। अभी छोटी छोटी चीज़ें देखिए, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे आपने कहा वंदे भारत है, स्टेशनों का जीर्णोद्धार हुआ है, इसके अलावा मेट्रो कई सारे सिटीज़ में आ गई, 30 मेट्रो प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन है। लेकिन आप आज भी देखेंगे तो इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है पहले 10 मिनट में रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। कोई भी ट्रेन में आप पीक सीजन में जाइए, आज भी हम लोगों को भीड़ दिखती है। रिजर्व कंपार्टमेंट में आज भी हमारे पास अनरिजर्व लोग आके बैठते हैं। अब उसका मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये कैपेसिटी का इशू है। जब तक आप कैपेसिटी क्रिएट नहीं करेंगे और जितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनको कंफर्टेबल रिजर्व एकोमोडेशन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हैं, या कम्यूटर ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू यदि हम लोग जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते, फिर लोग स्कूटर पे चलेंगे, लोग मोटरसाइकिल पे चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, उसके कारण टेल पाइप एमिशंस बढ़ेंगे, उसके कारण आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का इश्यू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो इसको सब चीजों को साथ में यदि आप देखेंगे, जैसे लंदन में है, लंदन में आप 500 मीटर कहीं से भी कहीं भी जाएंगे तो आपको एक मेट्रो का स्टेशन मिलेगा जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं लंदन में। वैसी स्थिति सारे ए और बी टाउन्स में और मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में आनी जरूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में जितने लोग जाना चाहते हैं उनको आसानी से, आराम से रिजर्व्ड एकोमोडेशन मिले, भले वो स्लीपर क्लास हो या एयर कंडीशनर क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो। ये जब मिलना शुरू हो जाएगा या इतनी कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर देंगे तो मेरे ख्याल से ग्रोथ के अलावा हम लोग का जो क्लाइमेट कार्बन एमिशन का इशू है वो भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और जो कंफर्ट रेल ट्रांसपोर्टेशन में है
वो शायद ही किसी और ट्रांसपोर्ट में है, जिसमें आप आराम से सोते हुए जा सकते हैं और फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से डेवलप हो ही जाती है। तो रेल का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में, जैसे मैंने पहले फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में कहा, वैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम रोल है और इसीलिए हम लोगों को बहुत सारे लागत जो है, बहुत सारा निवेश जो है वो रेल सेक्टर में करना बहुत जरूरी है। जी, रेलवे के साथ साथ जो हमारा सड़क मार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अगर जल मार्ग की मैं बात करूं, बंदरगाहों की बात की जाए, तो बीते 10 वर्षों में तेजी के साथ इन सेक्टर का विकास हुआ है। और विजय जी, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी का मुद्दा है। अगर हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की करते हैं तो उसमें निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है, उसका जो योगदान है या किस रूप में और हो सकता है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तो पिछले कई सालों में आप देखिएगा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ही बढ़ी है। इसके दो कारण हैं। जैसे देश प्रगति करता है और जैसे इकोनॉमिक लॉज इस तरह के चेंज होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सरकार के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो सकता है। कुछ साल पहले अगर जाइए तो आपको पता होगा कि देश में रोड, सड़कें सरकार ही बना सकती थी, पोर्ट सिर्फ सरकार ही बनाती थी। आप नावा शेवा का उदाहरण ले लें, JNPT जिसे कहते हैं। जब ये 1990 में सेटअप हुआ था तो एक टर्मिनल था उसका और वो कंप्लीटली सरकारी था। आज वहाँ पे 4 टर्मिनल हैं और चारों प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं। वैसे ही अगर हम एयरपोर्ट को देखें तो पहले 10 एयरपोर्ट थे, सारे सरकार चलाती थी। उसके बाद अब हुआ है कि कई एयरपोर्ट सरकार चलाती है, कई सरकार चलाती थी अब प्राइवेट सेक्टर को बेच दी है, और कई हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर ने खुद ही सेटअप किया है जी। उसमें सरकार की भागीदारी शुरू से नहीं थी। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आइडिया है जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से चल पड़ा है। और उसमें क्या होता है कि देखिए, सरकार के पास पूंजी की कमी है जी। उस पूंजी को हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है। जी। हमारे पास अगर मतलब कि 100 करोड़ रुपए हैं तो हम 100 करोड़ रुपए का रोड बना सकते हैं, लेकिन उस 100 करोड़ रुपए की गारंटी दे करके हम 1000 करोड़ का रोड बना सकते हैं। उस 100 करोड़ से हम अगर ज़मीन खरीद करके प्राइवेट कंपनीज को रोड बनाने के लिए ज्वाइन करें तो शायद वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे डेवलप करता है वैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर जाहिर सी बात है, सरकार को देश का आधारभूत ढांचा है उसका विकास भी करना है, और जो खजाने में पैसा है उससे जन कल्याणकारी योजनाओं को भी चलाना है, उसका भी क्रियान्वयन करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आगामी बजट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप दोनों ने इस मुद्दे पर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।